हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ के गुरु। फ्रेंड्स, आज हम अग्निवीर आर्मी जीडी मीन्स जनरल ड्यूटी में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जनरल नॉलेज में प्रैक्टिस सेट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। देखिए, प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप लोग वहाँ जाके मतलब प्ले लिस्ट है वहाँ से जो जनरल नॉलेज है वहाँ से क्वेश्चन आप तैयारी कर सकते हैं। तो आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जितना भी बता रहे हैं आपके लिए महत्वपूर्ण है। जितना क्वेश्चन हम बताएंगे, क्वेश्चन यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा सर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, क्लास को थोड़ा सा स्टूडेंट से जुड़िए, जितना भी फ्रेंड है उनको बताइए स्टडी विथ क्रेजी गुरु चैनल पर पढ़ाई हो रहा है, आप लोग आके एक बार वीडियो देख सकते हैं तो आपको अच्छा लगेगा पढ़ाई में। ठीक है, तो देखते हैं। उससे पहले बता दो, देखिए ये आपका सब्जेक्ट है, क्या है, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, उसके बाद मैथमेटिक्स और रीजनिंग है। तो जनरल नॉलेज से आपको 15 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान से आपको 15 क्वेश्चन, मैथ से 15 क्वेश्चन और रीजनिंग से 5 क्वेश्चन, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 रहेंगे। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 रहेंगे, उसमें से 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और देखिए, इसमें निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग है तो बोलिए सर ठीक है निगेटिव मार्किंग है, तो इसलिए बोल रहे हैं तैयारी में आप लोग नहीं लगे हैं तो तैयारी में लग जाइए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सिर्फ हम क्वेश्चन नहीं बताएंगे, क्वेश्चन बताएंगे उसके बाद उसका सोल्यूशन बताएंगे और बताएंगे वो क्वेश्चन को कैसे आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को कैसे पूछे जाते हैं ना, आप लोग एक बार लास्ट तक वीडियो से बने रहिए, खुद समझ आ जाएगा। क्वेश्चन है, कंप्यूटर विज्ञान में एएसपी का विस्तारित रूप क्या है, बताइए क्या है एएसपी। देखिए, फुल फॉर्म पूछा है, एएसपी का फुल फॉर्म क्या है, तो एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। एएसपी एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। बोलिए सर, एएसपी जो है एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर है, मतलब ऑप्शन बी, मतलब आवेदन सेवा प्रदाता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो वो क्या है, देखिए एएसपी जो होता है गतिशील वेब पेज बनाने के लिए एक पुराना उपकरण है, ये याद रखिएगा, समझ गए होंगे। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या है। देखिए, एएसपी का फुल फॉर्म आपको बता दिए क्या है, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर है। यह स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जैसे क्या, HTTP जानते हैं ना, जब आप नेट चलाते हैं तो देखते हैं HTTP डॉट 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 लिखा रहता है, का प्रयोग करते हुए एक नेटवर्क के माध्यम से उपभोक्ताओं को कंप्यूटर आधारित सेवाएं प्रदान करने वाले व्यवसाय जैसे विशिष्ट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जैसे कस्टम रिलेशनशिप मैनेजमेंट को एक्सेस करने से संबंधित है। कौन है, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। तो इतना याद रखिएगा। क्वेश्चन जो है VVI है, क्वेश्चन आपको इसी तरह जितना बता दिए उस तरह पूछा जाएगा और उसका फुल फॉर्म पूछ देगा। तो आपको बता दिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए लोक नृत्य से आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ जाएंगे। क्वेश्चन है, गिद्धा गिद्धा जो है किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए, जो प्रीवियस जो आपको प्रैक्टिस सेट लाए थे उसमें भी बताए थे लोक नृत्य से, और आज भी पूछ दिया। तो गिद्धा लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है बताइए, तो पंजाब राज्य से, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बोलिए सर ठीक है, पंजाब से थोड़ा सा और लोक नृत्य बताइए। तो आप लोग कॉपी पे पेन डाउन कर लीजिए कि ठीक है, एग्जाम से पहले एक बार देख के जाइएगा। क्या है, पंजाब का क्या क्या आपका लोक नृत्य है, भांगड़ा है, किकली है, करथी है और डफ है। ठीक है, डफ याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, आपको गोवा राज्य से पूछ देगा। तो गोवा में क्या है, डकनी है, मांडी है, फुगरी है, झाकोर है और खोल है, ये याद रखना है। उसके बाद आपको पूर्वोत्तर स्टेट से भी क्वेश्चन ज़्यादातर आपसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में युद्ध नृत्य नाम का एक लोक नृत्य है जो कि अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से पूछे जाएंगे। उसके बाद पोनुंग है, बुइया है, सब कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का है। उसके बाद देखिए, नागालैंड से भी क्वेश्चन पूछ देता है, इसलिए नागालैंड का भी बता देते हैं। ठीक है, नागालैंड से क्या क्या है बताइए, तो चांगलो है। ठीक है, चांगलो, रंगमा, खेवा, बांस नृत्य सब कहाँ का है, तो नागालैंड का है। इतना आप याद रखिएगा। ठीक है, तो गिद्धा नृत्य के बारे में देख लीजिए, गिद्धा नृत्य ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तो थोड़ा सा और विशेष जानकारी दे देते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपसे आ जाएगा, गिद्धा नृत्य कहाँ है, तो देखिए पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में महिलाओं द्वारा प्रसिद्ध लोक नृत्य है। गिद्धा जो लोक नृत्य है उसमें महिलाएं शामिल होती है, ये याद रखिएगा। यह नृत्य मुख्यतः त्योहार है या फेस्टिवल बोलिए या सामाजिक अवसरों पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है, तो महिलाओं के द्वारा किया जाता है।
नृत्य आरंभ होने के साथ ही लयबद्ध तालियां बजाई जाती है और वृद्ध महिलाएं जो है पासरों में विशेष परंपरागत लोकगीत गाती है। और क्या है कि देखिए लोक नृत्य जो जवान महिलाएं हैं उनके द्वारा किया जाता है, और जो मतलब वृद्ध महिलाएं हैं उनके द्वारा मतलब गीत गाया जाता है। तो आप लोग तो जानते ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है वायुमंडल में ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है? बताइए कहाँ पे पाई जाती है? क्वेश्चन वीवीआई है तो समताप मंडल में। कहाँ पे? समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन गैस, याद रखिएगा। तो बोलिए सर ठीक है, ओजोन गैस की खोज कब की, किसने की, थोड़ा ये भी बता दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं तो याद रखना है। देखिए लिखिएगा। देखिए 1913 मतलब 1913 ईस्वी में ओजोन परत की खोज जो है 1913 ईस्वी में फैबरी चार्ल्स एवं हेनरी बुसन ने की थी। याद रखिएगा कब की थी? 1913 ईस्वी में ओजोन परत की जो खोज है फैबरी चार्ल्स एवं हेनरी बुसन के द्वारा की गई थी, याद रखिएगा। उसके बाद जो ओजोन ओजोन परत है सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है उसको अवशोषित करती है और उसे पृथ्वी पर नहीं आने देती है, याद रखिएगा। तो क्या करती है उसमें ओजोन परत सुरक्षा के रूप में कार्य करती है। कौन? तो समताप मंडल, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और देख लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, वायुमंडल में ओजोन गैस है जो समताप मंडल में पाई जाती है और पृथ्वी से कितना किलोमीटर? देखिए 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। समझ गए ना। और समताप मंडल के इस भाग को ओजोन मंडल भी कहा जाता है। जहाँ पे ओजोन पाया जाता है 15 से 35 किलोमीटर में, उसे हम ओजोन मंडल भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। उसके बाद बोलिएगा सर आपको मतलब थोड़ा सा माइंड में चलता होगा, सर जो मंडल है कितने प्रकार के मंडल होते हैं बताइए पृथ्वी पे? तो वायुमंडल कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 5 मंडल होते हैं पृथ्वी पर, आप लोग जानते हैं। तो याद रखिएगा, क्षोभ मंडल है, उसके ऊपर समताप मंडल, समताप के बाद मध्य मंडल, मध्य के बाद आपका आयन मंडल, और आयन के बाद बाह्य मंडल, मतलब एक्सोस्फीयर होता है। तो ये आपको याद रखना है, समझ गए होंगे। उसके बाद बोलिए सर थोड़ा सा ओजोन दिवस के बारे में बता दीजिए। तो देखिए क्या है ओजोन दिवस, तो वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है, ये याद रखिए। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन आपको जो महत्वपूर्ण डेट भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। तो अग्निवीर में आपको देखने को मिल जाएगा जीडी में महत्वपूर्ण दिवस। तो महत्वपूर्ण दिवस पर हम एक सेपरेट वीडियो भी लाएंगे, याद रखिएगा आपको। तो क्वेश्चन पूछ सकता है वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। उसके बाद वर्ल्ड ओजोन डे का थीम पूछ देगा। तो थीम क्या है? देखिए 2022 के जो वर्ल्ड ओजोन डे का थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एट द रेट 35 ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। किसका है? वर्ल्ड ओजोन डे का 2022 का थीम है। तो थीम भी पूछ देगा, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक जिसे आप आरबीआई बोलते हैं, आरबीआई का स्थापना कब की गई? बताइए कब की गई? 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का स्थापना की गई। और किसके सिफारिश पर? देखिए 1929 ईस्वी में हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई। और कहाँ की गई बताइए? बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होगा, इसलिए बोलते हैं स्टडी विथ क्रेजी गुरु चैनल से जुड़े रहिए। जो आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में हुई। देखिए लिख दिए ना, कलकत्ता में हुई, याद रखिएगा। उसके बाद आपका माइंड में आएगा, लेकिन माइंड से पहले आपको बताते देखिए क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना मतलब आरबीआई का स्थापना आरबीआई अधिनियम 1935 के तहत 1 अप्रैल 1935 में मतलब 1 अप्रैल 1935 को कहाँ पे हुआ? कलकत्ता में हुआ। और क्या है कि देखिए इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को किया गया। उसके बाद क्वेश्चन पूछ देगा आरबीआई, आरबीआई का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो हेड क्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछ देगा आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी है, ये याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कब कौन थे? 1935 में जब स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। तो क्या है? ओसबॉर्न स्मिथ, ये नोट कर लीजिएगा। क्या नाम है? ओसबॉर्न स्मिथ नाम है, ये समझ जाइएगा। तो देखिए 4 का ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी का शासन समाप्त हुआ? तो किस अधिनियम द्वारा? देखिए 1858 अधिनियम के द्वारा भारत पर जो है कंपनी का शासन समाप्त हुआ। और 1 नवंबर 1858 को, याद रखिएगा, 1 नवंबर 1858 ईस्वी को क्या होता है?
भारत पर कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाता है, और जो भारत का शासन है, जो प्रधान के जो महारानी होती है, उनके मतलब क्राउन के हाथों में भारत की शासन को सौंप दिया जाता है। ये याद रखिएगा। क्यों सौंपा गया था, आप लोग बोलिए सर क्यों सौंपा गया था? क्योंकि देखिए 1857 ईस्वी का विद्रोह जानते हैं। 1857 ईस्वी का विद्रोह होता है, उसके बाद जो महत्वपूर्ण जो मुगल शासक होता है बहादुर शाह द्वितीय, उसको गिरफ्तारी कर लेता है, अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है, और उनको कहाँ भेज दिया जाता है? तो रंगून में भेज दिया जाता है, जहाँ पे उनको अंधा कर दिया जाता है। उस समझ गए ना, अंधा कर दिया जाता है, और उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद क्या होता है, 1 नवंबर 1858 ईस्वी को जो भारत का शासन है कंपनी के हाथों से लेके ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दिया जाता है। और भारत में जो भारत के गवर्नर जनरल होते हैं, उन उसको क्या बनाया जाता है? तो उसको भारत के वायसराय बना दिया जाता है। और भारत के प्रथम जो प्रथम वायसराय था कौन है? भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया जाता है। और अंतिम गवर्नर जनरल कौन है भारत के? तो अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ही है, क्योंकि उसको 1 नवंबर 1858 ईस्वी को वायसराय बनाया जाता है। समझ गए ना? तो थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो 5 का ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। देखिए थोड़ा सा और देख लेते हैं क्या है। 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह के पश्चात 1858 का भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया। ये तो आपको पहले भी बता दिए हैं, जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया, तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके भारत सचिव बना दिया गया। ठीक है, पहले क्या था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, लेकिन इसको समाप्त कर दिया और भारत सचिव बना दिया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अपश्रव्य तरंगे कौन सी है? बताइए, अपश्रव्य तरंगे कौन सी है? तो 20,000 से 20 हज, मतलब 20 हज से नीचे के जो तरंग है उसको अपश्रव्य तरंग कहा जाता है। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। देखिए, 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि अपश्रव्य तरंगे कहलाती है, जिसे मनुष्य नहीं सुन सकता। याद रखिएगा। तो बोलिए सर ठीक है, मनुष्य को सुनने के लिए कितना मतलब हर्ज की जो फ्रीक्वेंसी है उसकी आवश्यकता होती है? तो 20 हर्ज से लेके 20,000 हर्ज हर्ज तक जो फ्रीक्वेंसी है उसको मनुष्य सुन सकता है। लेकिन 20,000 से कम, मतलब 20 हर्ज से कम और 20,000 हर्ज से अधिक की जो फ्रीक्वेंसी है उसको मनुष्य नहीं सुन सकता है। कितना सुन सकता है? 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक सुन सकता है। तो इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन जितना बताए ना, क्वेश्चन जितना हम आपको बताएंगे क्वेश्चन उसी तरह पूछे जाएंगे। तो 6 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे प्राचीन है? तो अरावली। देखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला जो है सबसे प्राचीन है। अरावली का विस्तार आपका सबसे ज्यादा आपको राजस्थान राज्य में, कहाँ पे है? राजस्थान राज्य में है, ये याद रखिएगा। तो जो भी राजस्थान का स्टूडेंट है वो तो जानते होंगे, माउंट आबू, सिरोही आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो देखिए, अरावली पर्वत श्रेणी भारत की सबसे प्राचीन मोरदार पर्वत श्रेणी है। यह कठोर क्वार्टजाइट चट्टानों से निर्मित है, तथा आबू पहाड़ियों पर क्या है? आबू पहाड़ियों पर गुरु शिखर अरावली श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर है। ये याद रखिएगा। तो कहाँ पे है? माउंट आबू, सिरोही जिला कहाँ पे है? राजस्थान में, याद रखिएगा। तो 7 का ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए, पृथ्वी का पूछा है। देखिए, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह, तो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह आपका शुक्र है। यदि सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह पूछे तब बुध होगा, याद रखिएगा। सूर्य का पूछे तो बुध है, और पृथ्वी का पूछे तो आपको शुक्र है या मंगल होगा। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या है? पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन है? तो शुक्र ही होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तो बोलिए सर थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए। देखिए क्या है, देखिए क्या है, शुक्र जो है, शुक्र ग्रह सूर्य पृथ्वी से सबसे निकटतम तथा सबसे चमकीला ग्रह है। इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, भोर का तारा कहा जाता है शुक्र ग्रह को, या सांझ का मतलब संध्या का तारा भी कहा जाता है। इसका कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। देखिए, शुक्र के पास कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, तथा इसकी परिक्रमण गति विपरीत दिशा में होती है। देखिए, जो पृथ्वी के विपरीत दिशा में ये सूर्य की परिक्रमा करता है। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, तो इतना आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो बोलिए थोड़ा सा और सूर्य के बारे में बता दीजिए। देखिए, शुक्र के बारे में बता दें। शुक्र ग्रह में सबसे ज्यादा CO2 गैस पाया जाता है। तो बोलिए सर कितना? देखिए,
98%, 98% जो है CO2 शुक्र ग्रह में पाया जाता है, ये याद रखना है। उसके बाद बता दें, इसको क्या है, पृथ्वी के आकार और घनत्व में समान होता है, इसलिए ना इसको पृथ्वी का जुर्मा वहन कहा जाता है। तो इतना आप याद रखिएगा। तो बोलिए सर थोड़ा सा सूर्य से जो ग्रह है थोड़ा बता दीजिए, एक सीक्वेंस बाई। तो सीक्वेंस बाई याद रखिएगा, पहले क्या है, सूर्य है, याद रखिएगा सूर्य। सूर्य के बाद क्या है, सूर्य के बाद आपका शुक्र है, ठीक है। सूर्य के बाद शुक्र, सॉरी एक मिनट देख लीजिए, पहले है आपका सूर्य, ठीक है। सूर्य के बाद आपका बुध है, ठीक है। बुध के बाद आपका शुक्र है, ठीक है। शुक्र के बाद आपका पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद मंगल है, मंगल के बाद आपका शुद्र ग्रह का आपका एक पट्टी है, शुद्र ग्रह के बाद बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है, ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 का क्वेश्चन देखिए। तो 8 का ऑप्शन सी करेक्ट है। 9 का क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का निम्नतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? तो बताइए कौन है? तो आप लोग जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश है। कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। तो इसके बारे में देख लेते हैं, क्या है देखिए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे क्या है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको मिजोरम है, उसके बाद सिक्किम है, याद रखिएगा। फर्स्ट कौन है? अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद आपका सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व, उसके बाद सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व में दूसरा स्थान मिजोरम का है और तीसरा सिक्किम का है। उसके बाद बोलिए सर जनसंख्या से क्या क्वेश्चन आता है? यस, जनसंख्या से एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में बता देते हैं। देखिए, भारत में पहली बार जनसंख्या 1872 ईस्वी में हुआ था। 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। कौन, किसके का शासनकाल में? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। तो भारत के वायसराय कौन था? लॉर्ड मेयो था, ये याद रखिएगा। उसके बाद 1881 याद रखिएगा। 1881 ईस्वी में प्रत्येक 10 वर्ष पर जो नियमित जनगणना करवाने का जो श्रेय दिया जाता है, लॉर्ड रिपन को दिया जाता है। किसको? लॉर्ड रिपन को दिया जाता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद हम 2011 के जनगणना देखते हैं। देखिए 2011, 2011 की जो जनगणना है, 15वीं जनगणना है। क्या है? 15वीं जनगणना है, आपको याद रखना है। उसके बाद जो जनगणना आयुक्त था, उनका नाम क्या था? चंद्रमौली जी नाम था। क्या नाम था? चंद्रमौली जी, इतना आपसे पूछ देगा। उसके बाद एक और बता दें, जनगणना जो है ना, केंद्रीय सूची का विषय है, मतलब सेंट्रल सूची का, मतलब केंद्रीय सूची का विषय है, ये याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन आपके मन में डाउट आता होगा, सर जनगणना जो है भारत सरकार करवाती है या राज्य सरकार करवाती है? तो देखिए, जनगणना जो है ना आपको भारत सरकार के द्वारा करवाई जाती है, ये याद रखिएगा। तो बोलिए सर ठीक है। उसके बाद यहाँ पे निम्नतम जनसंख्या घनत्व पूछा है, तो यदि आप बता दीजिए सर, मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? तो कौन है? बिहार है। कितना है? बिहार है। तो कितना है बताइए? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में जनसंख्या घनत्व, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का है। तो पूछेगा सर इंडिया का जनसंख्या घनत्व कितना है? बताइए इंडिया का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382, मतलब 382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर इंडिया का जनसंख्या घनत्व है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है बताइए? तो सिमलीपाल जो वन्य जीव अभयारण्य है आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो बोलिए सर उड़ीसा राज्य थोड़ा सा और बता दीजिए। देखिए बैसीपल्ली, भीतरकनिका, सिमलीपाल, चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके बाद करलापात, उसके बाद आपका सुनाबेरा और सिमलीपाल कहाँ पे है? तो उड़ीसा में वन्य जीव अभयारण्य है, ये याद रखिएगा। उसके बाद क्या है? मध्य प्रदेश। बोलिए सर थोड़ा मध्य प्रदेश के बारे में बता दीजिए। नरसिंहपुर वन्य जीव अभयारण्य है, गांधी सागर है, पंचमदी है, संजय डुबरी है, नौरादेही है, पेच है, उसके बाद कुनो पालपुर जानते हैं ना? कुनो नेशनल पार्क, कुनो नेशनल पार्क पालपुर, कुनो पालपुर नेशनल पार्क, जहाँ पे चीता को मतलब नाम्बिया से लाया गया है, चीता को यहाँ पे शामिल किया गया है, मतलब रखा गया है। तो ये न्यूज में रहेगा। तो क्वेश्चन यहाँ से मध्य प्रदेश से देखने को आपको मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद बोलिए सर असम के बारे में बता दीजिए, क्योंकि असम से भी क्वेश्चन आता है। तो असम से देख लीजिए, असम से क्या है? काजीरंगा है, मानस है, नामेरी नेशनल पार्क है, ओरंग है, डिब्रू सैखोवा कहाँ का है? तो असम का है। ये सब आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो देखिए किसके द्वारा की गई थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले, मतलब ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर। देखिए भारत सेवक संघ को ही सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी मतलब कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो 1905 ईस्वी में स्थापना किया गया था। देखिए
1905 ईस्वी में स्थापना किया गया था। तो बोलिए सर थोड़ा सा और इसके बारे में बता दीजिए, इसका उद्देश्य क्या रहा होगा। तो देखिए इसका उद्देश्य जो था भारत की सेवा के लिए राष्ट्रीय प्रचारक तैयार करना। क्या था? भारत की सेवा के लिए राष्ट्रीय प्रचारक तैयार करना और संवैधानिक ढंग से जनता के जो सच्चे हित है उसको प्रोत्साहन देना और देश को आज़ाद करना। किसका स्थापना था? तो द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है। खगोलीय एकक है, बताइए खगोलीय एकक क्या है? तो सूर्य, सूर्य की सतह से पृथ्वी के केंद्र तक की माध्य दूरी को खगोलीय एकक दूरी कहा जाता है। ये क्वेश्चन जो है वीवीआई है, ये आप याद रखिएगा। तो देख लीजिए क्या है। खगोलीय एकक जिसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी कहा जाता है, पृथ्वी के केंद्र और सूर्य के बीच के माध्य दूरी है, जिसे अस्थायी मानकर सौर मंडल की अन्य दूरियों को मापने में भी इस इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो ये याद रखिएगा। तो 12 का क्या है? ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13 क्वेश्चन क्या है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो बताइए भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। देखिए ये वीवीआई क्वेश्चन लिख दिए, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। देखिए भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जिसे सीएसओ भी कहते हैं के द्वारा की जाती है, जिसकी स्थापना कब किया गया था? 1951 में स्थापना की गई है। किसको? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ये याद रखिएगा, में केंद्रीय मंत्रिमंडल के सचिवालय द्वारा की जाती है, ये याद रखिएगा। उसके बाद बोलिए सर जो राष्ट्रीय आय का अनुमान है दो विधियों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? तो उत्पाद विधि और आय विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 14 क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? बताइए एकदम इजी क्वेश्चन है, द हेग में है। कहाँ पे? द हेग में है। इसके बारे में देखते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे यूएनओ भी बोलते हैं की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को द हेग कहाँ पे है? नीदरलैंड्स में स्थापित की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अध्याय 14 जो आर्टिकल है कितना है? 92 और जो अनुच्छेद या आर्टिकल बोलिए 96 के तहत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संबंध में प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो 14 का आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। तृतीय पानीपत युद्ध कब लड़ा गया? तो 1761, मतलब ऑप्शन बी जो है 15 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो किसके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था। और ये ऐसा युद्ध है पानीपत का तृतीय युद्ध जो ये साबित कर दिया कि इसे मतलब अंग्रेजों का शासन जो है आगे तक चलता रहेगा। और क्या है कि जो मराठा की शक्ति था, मराठा जो उभर के शक्ति के रूप में उभर रहे थे, उसको अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था उसमें मराठा साम्राज्य का पूर्णतः विघटन हो जाता है। ठीक है, और मराठा साम्राज्य पूरा विफल हो जाता है, याद रखिएगा। ये आपको याद रखना है। उसके बाद याद आएगा सर पानीपत का तृतीय युद्ध है। ठीक है, तो थोड़ा बता दीजिए पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें जो आपको बाबर है विजयी हो जाता है और मुगल वंश की स्थापना कर देता है। कब? 1526 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद 1556 ईस्वी में पानीपत का सेकेंड युद्ध होता है हेमू और अकबर के बीच में। उसमें जो अकबर विजयी हो जाता है किसी तरह। देखिए इसीलिए बोलते हैं कि मेहनत करते रहिए, कब आप सफल हो जाइएगा कोई मतलब देख नहीं पाता है, खुद आप नहीं सोच पाइएगा। तो अकबर युद्ध हारते हारते युद्ध जीत गया। कौन सा युद्ध? जो पानीपत का सेकेंड युद्ध है, पानीपत का द्वितीय युद्ध, और वो मुगल वंश को और भी मजबूत कर देता है। ठीक है, और पानीपत का तृतीय युद्ध तो बता दिए 1761 ईस्वी में होता है। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन जो है इसी तरह आएगा, और जितना आपको तैयारी करवाया जा रहा है स्टडी विद क्रेजी गुरु चैनल पे बहुत है। ठीक है, आपको पूरा विश्लेषण के साथ, ऐसा नहीं जो क्वेश्चन बता दिए सिर्फ आंसर बता दिए, ऐसा नहीं ना है। तो पूरा सब्जेक्ट का विषय आपको आएगा, मैथ का भी आएगा, रीजनिंग का भी आएगा, सामान्य विज्ञान का भी आएगा और सामान्य ज्ञान का भी आएगा। तो क्या करना है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।